इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आज ही तारीखों का ऐलान होने वाला है। सुबह लगभग 11:30 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। कर्नाटक के चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और पिछली बार कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस और जेडीयू की सरकार बन गई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई थी और बीजेपी ने बाजी मार ली थी। ऐसे में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। देखा गया है कि कर्नाटक की जनता डबल इंजन की सरकार को फिर से लाती है या फिर बदलाव करती है। तो आज तारीखों का ऐलान किया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से। दक्षिण भारत में कर्नाटक के चुनाव की तारीखों का ऐलान सुबह लगभग 11:30 बजे चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाएगा। और ताजा स्थिति आपको विधानसभा की दिखा दें। कुल 224 सीट कर्नाटक विधानसभा में, जिसमें बीजेपी के पास 117 सीटें, कांग्रेस के पास 69, जेडीएस के पास 32 और अन्य के पास 6 सीटें हैं। यानी कि बीजेपी इस वक्त कर्नाटक पर राज कर रही है, लेकिन क्या उनकी सरकार रिपीट हो पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं 2018 की तस्वीर देख लीजिए। 2018 की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं और अब 2024 में एक बार फिर से कर्नाटक चुनाव का समय आ गया है। तो प्रमुख मुद्दे क्या हैं कर्नाटक में? भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक तनाव, महाराष्ट्र सीमा विवाद, आरक्षण विवाद और सरकार विरोधी लहर। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, 11:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी चुनाव आयोग द्वारा। कितनी देर तक चल सकती है और क्या खबरें आ रही हैं? कितने चरण में चुनाव होगा कर्नाटक का? 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, तो लगभग 20 मिनट बाद 30 मिनट तक तो बाकी तैयारियां और तमाम आंकड़े वो निर्वाचन आयोग बताता है। और उसके बाद तारीखों का ऐलान मुझे लग रहा है 11:45 या 11:50 के आसपास होगा। और चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी एक चरण में ही मतदान होना है। और पिछली बार भी 2018 में जब चुनाव हुए थे, एक चरण में ही मतदान हुआ था और 27 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी। आज 29 मार्च है, 2 दिन का आगा पीछा है। निर्वाचन आयोग के सूत्र तो बता रहे थे कि वो अभी असम में है और असम से आने के बाद फिर अगले महीने के पहले हफ्ते में या 1-2 तारीख को ऐलान होगा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने बिल्कुल तेजी दिखाई है और जल्दी दिखाते हुए निर्वाचन आयोग ने आज ही 11:30 बजे विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें तारीखों का ऐलान होगा। 24 मई तक कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल है। उससे पहले लगभग 18 मई या 20 मई के आसपास विधानसभा के नतीजे आ जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 मई के बीच निर्वाचन यानी मतदान हो जाएगा। सगई राज मेरे सहयोगी इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सगई, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार इस वक्त कर्नाटक में, एक बार फिर से इसके रिपीट होने के आसार हैं? क्या है माहौल, क्या है मूड वहां का इस वक्त कर्नाटक में? सगई, आपको मेरी आवाज आ रही है? सगई राज, ठीक है, इनके पास दोबारा लौटेंगे। लेकिन इस बीच कर्नाटक विधानसभा की स्थिति देख लीजिए। कुल 224 सीटें, जिसमें 2023 के प्रमुख मुद्दे भ्रष्टाचार से लेकर सांप्रदायिक तनाव तक रहने वाला है। आरक्षित सीटों की स्थिति इस वक्त क्या कुछ है, ये भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। संजय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, यानी कि ये माने कि मध्य मई तक ये तय हो जाएगा कि कर्नाटक का अगला किंग कौन है? जी हाँ, बिल्कुल। 10 से 15 मई के बीच ये बता रहे हैं कि निर्वाचन मतदान होगा और 15 से 20 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। और इसके साथ ही कर्नाटक की नई विधानसभा के गठन का ऐलान निर्वाचन आयोग कर देगा। पिछली बार भी यही स्थिति थी। 24 मई तक विधानसभा का कार्यकाल है और पिछली बार जब नतीजे आए थे उसके बाद तो खेला हो गया था और उस खेला के बाद ही सरकार सत्ता परिवर्तन भी हुआ था, क्योंकि जब नतीजे आए थे उस समय सरकार किसी और की बनी थी और बीच रास्ते नहीं खेला हुआ और उसके बाद सरकार किसी और की बनी। तो इस तरह से कर्नाटक ने एक लंबा सफर तय किया है, कई मुख्यमंत्री देखे हैं इस बीच में। तो जाहिर है कि अब आने वाला समय बहुत चौंकाऊ होगा और चौंकाने वाला होगा, क्योंकि न केवल 2024 के लोकसभा के आम चुनाव से पहले दक्षिण भारत में लिटमस टेस्ट माना जा रहा, उत्तर भारत में तो अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे कई स्टेट हैं। इस बीच में हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में भी
चूंकि अब परिसीमन हो गया है तो वहां भी निर्वाचन का चुनाव का विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। तो ऐसे में अप्रैल मई या जून में स्थिति बन सकती है वैसी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत का लिटमस टेस्ट तो जरूर है, जिसमें सरकार की साख दांव पर जरूर लगी है, क्योंकि जो मुद्दे आपने बताए हैं वो मुद्दे तो हैं ही, इसके साथ ही एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी और जो आंतरिक सर्वे बीजेपी ने कराया है, आंतरिक सर्वे को लेकर भी नेताओं की यानी सत्तारूढ़ दल के नेताओं की नींद तो उड़ी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जानकारी दे रहे थे कर्नाटक चुनाव को लेकर। इस बीच प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं तारीखों के ऐलान को लेकर। यहाँ पर पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार कर्नाटक में बनाएंगे। जोर से बोलिए, बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। कांग्रेस ने जहां जहां सरकारें बनाई वहां घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार का काम करा है। एक कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को अपना एटीएम समझती है। एटीएम कार्ड डालो, पैसा निकालो और दिल्ली भेजो। कर्नाटक का भला अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनेस, सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हवाले की जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं। चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, सड़कें हो, सारी की सारी चीजें अदानी जी को दी जा रही हैं। और यही यहां हो रहा है। चुने हुए लोगों को, जो बीजेपी की सरकार के मित्र हैं, जिनका रिश्ता है, पूरा का पूरा फायदा उनको दिया जाता है। We see that the people are very enthusiastic to vote and support Bharatiya Janata Party. It is an election between the Congress Party's corruption and commission and Bharatiya Janata Party's development of the people of Karnataka. We find that there is pro-incumbency. People want to support Bharatiya Janata Party, and that is why I said that they are enthusiastic about it. Let them. It is their party. Let them do what they know that the party has done a blunder, making this Karnataka state the corruption capital. So they wanted to see that they win with the power and trying to use various tactics. Nothing will help them. Congress party will come to power. और अब बात करेंगे फरार खालिस्तानी अमृतपाल सिंह की, जो पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद उनकी पकड़ से दूर है। तो 12 दिन से पंजाब पुलिस से आंख मिचौली करने वाला भगोड़ा अमृतपाल सिंह एक बार फिर चकमा देने में कामयाब रहा है। पंजाब के होशियारपुर में अमृतपाल पुलिस के नाके पर गाड़ी से कूदकर खेत में भागा। अब पंजाब पुलिस होशियारपुर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। 2 साथियों के साथ फरार हो गया अमृतपाल। 50 किलोमीटर के दायरे में अमृतपाल की तलाश हो रही है। ये माना जा रहा है कि इसी 50 किलोमीटर के गिर्द वो छुपा हो सकता है। 23 मार्च को लखीमपुर खीरी में अमृतपाल मौजूद था, लेकिन अब पुलिस लगातार उसकी सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। अलग अलग हुलिये में वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद होता रहा है। अलग अलग राज्यों तक वो पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद अब होशियारपुर में जाकर उसकी निशानदेही हुई है और यह माना जा रहा है कि यहीं पर वो पुलिस को चकमा देकर भागने में, फरार होने में कामयाब हुआ है।
जिस भगोड़े की तलाश 8 राज्यों की पुलिस कर रही थी वो पंजाब में निकला। जिस खालिस्तानी अमृतपाल के नेपाल भागने की खबर थी वो पंजाब के गांव में ही दिखा। बारह दिनों से पुलिस को चकमा देने वाले अमृतपाल ने एक बार फिर से पुलिस को चकमा दे दिया। इस बार गाड़ी से कूदकर अंधेरे में भागा। पंजाब के होशियारपुर के मराया गांव में पुलिस नाके के पास गाड़ी रोकी गई तो इनोवा पर सवार 2 लोग अंधेरे में खेत की तरफ भागे। इनोवा के पीछे चल रही एक गाड़ी में मौजूद 2 लोगों को पुलिस वाले ने पकड़ लिया। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनोवा से फरार शख्स अमृतपाल और पपलप्रीत ही थे। अमृतपाल सिंह और उसके साथ ही पपलप्रीत सिंह पिछले 12 दिनों से गायब है और पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही है। इस वक्त हम लोग होशियारपुर के मरनाइया गांव में मौजूद हैं और ये जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। 8 साढ़े 8 बजे के एक अलर्ट आया था कि अमृतपाल सिंह और पपलप्रीत सिंह इस गांव में छिपे हो सकते हैं। दरअसल फगवाड़ा से पुलिस एक इनोवा गाड़ी का पीछा कर रही थी। उस गाड़ी के पीछे कार सेवा लिखा हुआ था। पुलिस ने जब चालक को रोकने की कोशिश की तो वो नहीं रुका और वहां से गाड़ी तेज भगाकर चलाया और यहां मरनाइया गांव में पहुंच गया। मरनाइया गांव का एक गुरुद्वारा साहब है, वहां पर उस गाड़ी को पार करके दोनों लोग फरार हो गए। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये 2 लोग थे, लेकिन उनका हुलिया क्या था ये किसी को मालूम नहीं है। अमृतपाल फगवाड़ा से होशियारपुर इनोवा में जा रहा था। इसके साथ पपलप्रीत और तीसरा शख्स भी मौजूद था। इनोवा के पीछे भी एक गाड़ी थी जिसमें अमृतपाल के ही करीबी मौजूद थे। जहां पर सर्च ऑपरेशन चला है वहां के सरपंच हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, क्या वाकया हुआ आज, किस तरीके से ये ऑपरेशन चला है यहाँ पर? ये वही 8:30 बजे होया जी ऑपरेशन। एक नोवा गड्डी आई सी, ओदा पिछा कर दी एक गड्डी आई सी पिछे पुलिस दी। उस तो बाद भज गया जी। 2 बंदे। कौन था उसमें, कुछ आइडिया लगा कौन लोग थे उस गाड़ी में, क्या था और पुलिस की कितनी टीमें थी? ये किसी ने देखे तो है नहीं जी पूरे क्लियर कौन सिगे कौन नहीं। 2 बंदे सिगे जो उत्थे दसदे आ। सूत्रों की माने तो अमृतपाल एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल में इंटरव्यू देने जालंधर जा रहा था। वहीं सरेंडर का भी प्लान था। इंटेलिजेंस यूनिट को इसकी खबर लग गई। फिर पंजाब पुलिस फगवाड़ा से ही अमृतपाल की गाड़ी का पीछा करने लगी। लेकिन होशियारपुर पुलिस नाके पर रोके जाने के बाद अमृतपाल गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। घर घर तलाशी ली जा रही है। हर संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। 12 दिन से अमृतपाल पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा है। आखिरी बार वो दिल्ली के मधु विहार इलाके में दिखा। इसके बाद उसके यूपी के लखीमपुर खीरी में होने की खबर मिली। फिर तो कयास लगने लगा कि वो कहीं सीमा पार तो नहीं कर गया। अब सारी अटकलें धरी की धरी रह गईं और अमृतपाल फिर से पंजाब में निकल आया। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, होशियारपुर, आज तक। होशियारपुर से मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या कोई खुफिया तरीके से पहले ही अमृतपाल को सारी सूचना दे देता है, इसी वजह से वो भागने में कामयाब हो जाता है? और अगर सरेंडर का ही प्लान था तो भागने की क्या जरूरत थी? क्या उसे अपने मरने का डर था, किसी तरीके से ये डर था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी? क्या वजह है? नेहा, देखिए सवाल बहुत सारे हैं, एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन पहला सवाल यह है कि जब अमृतपाल पंजाब से बाहर भाग गया था, जगह जगह से सीसीटीवी फुटेज आ रही थी। कभी उसको कुरुक्षेत्र में देखा गया, फिर उसको दिल्ली में देखा गया, लखीमपुर खीरी की बात कही गई, भारत सरकार ने नेपाल सरकार से बात की, लेकिन वो वापस पंजाब क्यों आएगा? और जब वो पंजाब आ गया और पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस यूनिट को ये सब तमाम जानकारी थी, तो ऐसे में फिर कैसे वो चकमा देकर फरार हो गया? फिलहाल एक गांव में मौजूद हूं, तस्वीरें भी दिखाता हूं आपको, और इस पूरे गांव को कॉर्डन ऑफ किया गया है। रात 8 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था और ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर दरअसल अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर नाकेबंदी की गई है। ठीक है, दूसरी तरफ मैं लौटूंगी आपके पास, तस्वीरें आप तब भी दिखाइएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां पर एक होटल में आग लग गई है। बहुमंजिला ये होटल की इमारत बताई जा रही है जिसमें आग लगी है। अभी सभी मंजिल तक फायर कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगने के बाद से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। भीषण आग से होटल में लोगों को निकालने में परेशानी भी हो रही है। अंदर से धुआं भी निकल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड के कर्मी इस वक्त लगे हुए हैं, क्योंकि होटल के अंदर महिलाएं, बच्चे और होटल स्टाफ भी शामिल है और ये बहुमंजिला इमारत है, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में
वक्त लग सकता है, दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को हालांकि बाहर भी निकाल लिया गया है, वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं और उन्हें पानी इत्यादि मुहैया भी कराया जा रहा है। लेकिन ये भीषण आग दरअसल डराने वाली है, क्योंकि अंदर भी अभी काफी लोग मौजूद हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं। हेमेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हेमेंद्र, क्या ताजा अपडेट है? कितने लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं अभी भी? ये इंदौर के राऊ बाईपास रोड पर ये पपाया ट्री होटल है, इसमें ये आग लगी है। आग के लगने के पीछे के कारणों का भी पता नहीं चला है, लेकिन 15 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर दिया गया है। वहाँ पे दमकल जो है आसपास से बुलाए गए हैं, 2 गाड़ियां वहाँ पर सर्विस में लगाई गई हैं और लोकल अथॉरिटीज का कहना है कि जो लोग अंदर से उनको सभी को अभी फिलहाल रेस्क्यू कर दिया गया है और थोड़ी देर में आग पर जो है पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी पूरी तरह से नियंत्रण आग पर नहीं कर पाया गया है। दिक्कतें क्या आ रही हैं? क्योंकि ये बहुमंजिला इमारत है, अक्सर इसमें लिफ्ट काम करना बंद कर देती है। जो ऊपर माले में लोग फंसे होते हैं उन तक पहुंचने में कई बार दिक्कतें आती है। क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं हेमेंद्र इस वक्त? जी देखिए, ये अभी से लगभग 2 घंटे पहले ये आग लगी थी और बहुमंजिला इमारत है, तो सीढ़ियों से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया। लिफ्ट भी ऐसी आपातकालीन स्थिति में बंद हो गई थी और जो तस्वीरें सामने में देखने को मिली उसमें चादरों की मदद से भी लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन किसी भी जान का कोई या नुकसान नहीं हुआ है। कुछ भी घटना का इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है अथॉरिटीज के हिसाब से, तो थैंकफुली सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि ये बहुमंजिला इमारत थी और यहाँ पर ऐसी परिस्थितियों में आग की जैसी कंडीशन में जो है लिफ्ट लगना बंद हो गई थी, तो लोगों को जो है बाहर निकलने ठीक है, हेमेंद्र लौटेंगे आपके पास। इस बीच अश्विनी वैष्णव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सब क्या व्यवस्था है? वो सब इन सब से अपने आप को ऊपर मानते हैं। इस ऊपर मानने के कारण अपने आप को मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। क्या संविधान में बनी हुई व्यवस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, इस देश की डेमोक्रेसी ने बहुत गहराई से सोच समझ के एक पूरे मेथोडिकल वे में जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो उन इंस्टीट्यूशन से ऊपर है। वो सोचते हैं कि कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दिया। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्शन आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(3) में कोई प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सब पे लागू हो, मिस्टर राहुल गांधी पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति में है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो मानते हैं कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, सारी की सारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था, जितने भी इस देश ने बाबा साहेब अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंस्टीट्यूशंस बनाए, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उनसे नीचे हैं। उनका ये मानना है। साथियों, देश में बहुत ही विकट परिस्थिति बनी है। सारे के सारे भ्रष्टाचारी आज एक साथ एकजुट हो गए, एक मंच पे आ गए और उनका केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस देश में जो स्वच्छ सरकार है, इस देश में जो एक नया जोश है, इस देश में जो नया मिजाज है, उसको किस तरह से डिरेल करे, किस तरह से फिनिश करे, किस तरह से डिस्टर्ब करे। जो लोग आज अपनी बात को डेमोक्रेसी के अगेंस्ट प्रूव करना चाहते हैं, जो लोग आज करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, उनको याद करना चाहिए किस तरह से यूपीए की सरकार में करप्शन का, भ्रष्टाचार का, इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने का बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, इस देश को लूटा गया था। जो इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं वो बताएं कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेश का दौरा कर रहे थे, उस दौरान एक ऑर्डिनेंस को ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ने से क्या इंस्टीट्यूशंस बनते हैं? ये बहुत एकदम क्लियरली प्रूव करता है
कि मिस्टर राहुल गांधी अपने आप को सारे इंस्टीट्यूशन से ऊपर समझते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे वो ये बताएं कि जब संविधान के अनुसार सरकार को चलाने का, गवर्नेंस का एक मॉडल बना हुआ है, एक व्यवस्था बनी हुई है, तब क्या एक पैरेलल पीएमओ बनाना एनएसी के नाम पे, क्या वो इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन की बात थी? तो साथियों, मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि मिस्टर राहुल गांधी अपने अहंकार के कारण डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मिस्टर राहुल गांधी ओबीसी समाज को जो अपमानित किया उन्होंने, उसको कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके जो फैसला किया, मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो इन सब कोर्ट से, संविधान से, पार्लियामेंट से, इन सब से ऊपर है। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की एमपी की सदस्यता रद्द होने को लेकर अश्विनी वैष्णव यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि राहुल गांधी खुद को कानून से ऊपर मानते हैं और यही वजह है कि उनका ये हाल हुआ है। उनका कहना है कि यूपीए के सरकार का समय याद कीजिए, तब कितना भ्रष्टाचार देश में था और अहंकार के चलते ही राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता खो दी। ओबीसी समुदाय का अपमान किया और उसी का नतीजा अब राहुल गांधी भुगत रहे हैं। बात अब अतीक अहमद की करेंगे, जिसे सजा के ऐलान के बाद फिर साबरमती जेल ले जाया जा रहा है और अतीक का काफिला यूपी से मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर चुका है। अतीक शाम तक साबरमती जेल पहुंच जाएगा। अतीक को उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन अतीक ने खुद को बेगुनाह बताते हुए हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात कही है। क्या जाएंगे अपना हाईकोर्ट? अतीक हाईकोर्ट जाओगे? अतीक तुमने किडनैपिंग की थी? अरे सवाल बोलो। अतीक जोर से बोलो, हाईकोर्ट जाओगे? क्या कहना चाहोगे? क्या जाएंगे अपना हाईकोर्ट? अतीक हाईकोर्ट जाओगे? अतीक तुमने किडनैपिंग की थी? अरे सवाल बोलो। अतीक जोर से बोलो, हाईकोर्ट जाओगे? क्या कहना चाहोगे? क्या जाएंगे अपना हाईकोर्ट? अतीक हाईकोर्ट जाओगे? अतीक तुमने किडनैपिंग की थी? अरे सवाल बोलो। वहीं अतीक अहमद के भाई अशरफ ने जान जाने का डर जताया है। किडनैपिंग केस बरी हुआ अशरफ ने खुद की हत्या होने की आशंका जताई है। उसने कहा कि एक अफसर ने उसे बताया कि 2 सप्ताह बाद जेल से बाहर निकलवा कर उसकी हत्या कर दी जाएगी। अशरफ ने कहा कि उसे साजिशकर्ताओं और एसटीएफ से खतरा है। तो अशरफ की आशंका, हालांकि किडनैपिंग मामले में वो बरी हो चुका है, वापस बरेली जेल ले जाया गया है, लेकिन उसने ये आशंका और डर जताया है कि बहाने से उसे बाहर निकालकर उसे मार दिया जाएगा। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। हाँ। किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस ने असला पूरी बात बताओ, किस सकता मैं? ये साजिश है। हाँ। ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। और बात अब अखिलेश यादव की। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि उमेश पाल मामले में जानबूझकर इसे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी इस केस को और ड्रैग करना चाहती है और जिन चैनलों को वो बजट देते हैं, क्योंकि सूचना विभाग का 2000 करोड़ का बजट है, तो वो आखिरकार किन चैनलों पे खर्च होगा, और उन चैनलों को निर्देश हैं कि आपको अतीक वाला केस इस तरह का और हाईलाइट करके दिखाना है, तो स्वाभाविक है ये केस चलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी को भी सुरक्षा तब मिलती है जब उसकी जांच होती है, और सरकार ने जांच की, उसके बाद उसको 2 गनर दिए, दोनों गनर मारे गए। तो आखिरकार सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? हम आज अगर सुरक्षा चाहते हैं तो सरकार से सुरक्षा चाहते हैं, सरकार हमारी जांच करती है, और गनर उनके पास थे, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? तो जो कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए थी वो तो नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार मारा कैसे गया, और वो मारा गया जो बीजेपी का सदस्य है,
जिसकी हत्या हुई है वो बीजेपी का सदस्य है। उस पे जो मुकदमे थे या जो झगड़ा था वो था, और जांच इसकी क्यों नहीं हो रही है कि जमीनों का लेन देन था, वहां पर पैसे का लेन देन था, वो बीजेपी के नेता थे। जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें 1 साल की सजा होगी, उन पे 2 साल की सजा नहीं होगी, क्योंकि 2 साल की सजा होगी तो सस्ता चली जाएगी। और देश भर में आज चैत्र नवरात्र पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। आज ही महाअष्टमी है। मां महागौरी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। इस बार महाअष्टमी 29 मार्च को मनाई जा रही है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक करीब 700 वर्ष बाद ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है। आज महाअष्टमी के साथ ही आद्रा नक्षत्र भी है, जिससे महालक्ष्मी और शोभन नाम का शुभ योग बन रहा है।